ये कहानी कोलकाता की तंग गलियों और मध्यम वर्गीय संघर्ष के कड़वे सच की है, जहां तिनकड़ी मास्टर जैसा एक साधारण शिक्षक वक्त की मार और अभावों के चक्रव्यूह में घुट रहा था। हर दिन की भागदौड़ और स्कूल की लेट लतीफी ने उसकी साख दांव पर लगा दी थी। लेकिन किस्मत का क्रूर खेल तब शुरू हुआ जब एक शब्द पहेली ने उसके घर में शक की आग सुलगा दी और एक सड़क हादसे ने उसकी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। क्या तिनकड़ी अपनी गरीबी से भागकर मौत के आगोश में सुकून ढूंढ पाएगा, या फिर नियति का कोई अनजाना फरिश्ता उसे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगा जहां लक्ष्मी और पत्नी दोनों का साथ होगा? ऐसी ही दिलचस्प और जज्बातों से भरी कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें डिजिटल नॉवल वर्ल्ड को। चलिए सुनते हैं हार और जीत के बीच झूलती तिनकड़ी मास्टर की ये मुकम्मल दास्तान। तिनकड़ी मास्टर। इतनी आपाधापी और जानलेवा भागदौड़ के बावजूद तिनकड़ी आज फिर मात खा गया। सड़क के मोड़ पर पहुंचते ही जब उसने कपड़े की दुकान में लगी दीवार घड़ी की ओर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। 11:05। यहां से स्कूल पहुंचने में कम से कम 5 मिनट और लगेंगे, यानी आज भी पूरे 10 मिनट की लेट अटेंडेंस। तिनकड़ी का मन हताशा से भर गया। उसे लगा जैसे समय ने उसके साथ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी पाल रखी है। आज तो उसने ढंग से स्नान भी नहीं किया था, बस पानी के तो छींटे मारे ताकि वक्त बचा सके। खाना खाना तो दूर की बात थी, उसने बस जल्दी जल्दी निवाले गिने और किसी एक्सप्रेस ट्रेन की रफ्तार से स्कूल की ओर दौड़ पड़ा। इतनी मशक्कत के बाद भी 10 मिनट की देरी। हाजिरी रजिस्टर में साइन करने के लिए जैसे ही उसने हेडमास्टर के कमरे में कदम रखा, उसे उम्मीद के मुताबिक तीखी प्रतिक्रिया मिली। हेडमास्टर ने चश्मा नाक पर टिकाते हुए झुंझलाकर कहा, तिनकड़ी बाबू, आपको स्कूल की इस कुर्सी पर बैठाए रखना अब मेरे बस के बाहर होता जा रहा है। एक तो मैनेजिंग कमेटी पहले से ही आप पर बुरी तरह खपा है, ऊपर से आपकी ये रोजाना की लेट लतीफी। ये वही पुराना टेप रिकॉर्डर था जो रोजाना बजता था। तिनकड़ी के कानों पर अब इन शिकायतों की वजह से एक मोटी परत जम गई थी। उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो भारी कदमों से हेडमास्टर के कमरे से बाहर निकला और अपनी क्लास में दाखिल हुआ। तभी एक छात्र हाथ में हिंदी की किताब लिए उसके पास आया और बड़े भोलेपन से एक प्रश्न पूछा, सर, पक्षियों शब्द में छ पर तो बड़ी की मात्रा होनी चाहिए थी ना, पर यहाँ छोटी क्यों दी है? तिनकड़ी का पारा पहले से ही हाई था। उसने आओ देखा न ताओ उस लड़के के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और दहाड़ते हुए कहा, जा बेंच पर खड़ा हो जा। कहने की जरूरत नहीं कि वो लड़का ना तो बेंच पर खड़ा हुआ और ना ही बेंच के नीचे गया। उसने अपने शिक्षक के इस गैर कानूनी व्यवहार को देखा और मन ही मन सोचा कि जब सर बिना किसी गलती के उन पर फोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसे भी उनके इस गलत आदेश को शांतिपूर्वक नजरअंदाज करने का पूरा हक है। वो चुपचाप अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। शाम को 4 बजे जब स्कूल की छुट्टी हुई तो तिनकड़ी गेट के बाहर आया। उसने अपनी मैली कुचैली खाकी शर्ट की जेब से, जहां सालों से बहुत सारे पुराने कागजात दबे पड़े थे, अखबार की एक ताज़ा कटी हुई कटिंग निकाली। उसने उस विज्ञापन को, जिसे वो अब तक 100 बार पढ़ चुका था, एक बार फिर बड़े ध्यान से पढ़ा। ये एक होम ट्यूशन का विज्ञापन था। सुबह के समय 3 बच्चों को 2 घंटे पढ़ाना था, जिसके बदले 3000 रुपये, मूल कहानी के 12 रुपये का आधुनिक मूल्य है, महीना मिलने वाले थे। फिलहाल सुबह के समय तिनकड़ी 2 अलग अलग जगहों पर पढ़ाता था, जहां उसे 1500 रुपये के हिसाब से कुल 3000 रुपये ही मिलते थे। हर जगह 1.5 घंटा पढ़ाना पड़ता था और उन दोनों घरों को निपटाकर जब वो अपने कमरे पर लौटता तो सुबह के 10 बज चुके होते थे। इसके बाद उसके पास स्कूल के लिए तैयार होने का 1 घंटा भी नहीं बचता था। उसी 1 घंटे में उसे नहाना, खाना और स्कूल तक का 1 मील लंबा रास्ता पैदल तय करना होता था। यही वजह थी कि वो अक्सर स्कूल के लिए लेट हो जाता था, पर उसके पास कोई प्लान बी भी नहीं था। अगर सुबह की ट्यूशन छोड़ दे तो सिर्फ शाम की ट्यूशन और स्कूल की मामूली सैलरी से घर का खर्च चलाना इम्पॉसिबल था। चलते चलते तिनकड़ी मन ही मन कैलकुलेशन करने लगा। अगर ये नई ट्यूशन मिल जाए तो उसकी लाइफ का स्ट्रेस काफ़ी कम हो जाएगा, इनकम भी थोड़ी बढ़ जाएगी और स्कूल पहुंचने में कभी देरी नहीं होगी। पर क्या उसे ये काम मिलेगा? विज्ञापन में नाम लिखा था निहार रंजन दत्त। नाम सुनकर तो बंदा काफ़ी सफिस्टिकेटेड और मुलायम लग रहा था, पर न जाने कितने और लोग इस पोस्ट के लिए लाइन में लगे होंगे। किस्मत आजमाने में क्या बुराई है। तिनकड़ी ने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, बाकी सब भगवान के हाथ में है। मुश्किल से आधे घंटे के बीच तिनकड़ी हाफते हुए निहार बाबू के आलिशान गेट पर जा खड़ा हुआ। उसका अंदाजा बिल्कुल सटीक निकला। निहार बाबू सचमुच बहुत ही नफीस और मुलायम इंसान थे। बातों बातों में तिनकड़ी की नौकरी पक्की हो गई। उस पल तिनकड़ी के धुंधले और उदास मन में अचानक उम्मीद की एक तेज रोशनी जगमगा उठी और बोझिल सा दिल एकदम हल्का हो गया। तय ये हुआ कि अगले ही दिन से वो निहार बाबू के तीनों बेटों को पढ़ाना शुरू कर देगा।
लेकिन इस नई शुरुआत के पीछे एक पुराना संकट मुंह फाड़े खड़ा था। पिछली 2 ट्यूशन्स का पिछले महीने का बकाया अब तक नहीं मिला था और इस महीने के भी 10 दिन बीत चुके थे। अगर वो आज ही काम छोड़ देता तो 1 महीने 10 दिन की वो मेहनत की कमाई डूबना तय थी। तय क्या, वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि ट्यूशन छोड़ने के बाद आज तक इस शहर में किसी को उसका पिछला बकाया नसीब नहीं हुआ है। मगर जोखिम तो लेना ही था। अगर वो रुपयों के इंतजार में हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता तो ये नया और सुनहरा मौका हाथ से निकल जाता। उसने मन ही मन फैसला कर लिया। 3,000 से 4,000 रुपए, 10 से 12 रुपए का आधुनिक मूल्य का नुकसान होता है तो हो जाए, पर वो अब स्कूल के लिए लेट नहीं होगा। तिनकड़ी ने अपनी पुरानी ट्यूशन्स को एक तरफा विदा किया और निहार बाबू के यहाँ पूरी निष्ठा से पढ़ाना शुरू कर दिया। 1 महीना बीत गया। तिनकड़ी की जिंदगी का पैटर्न अब बदल चुका था। स्कूल के रजिस्टर में अब एक भी लेट मार्क दर्ज नहीं होता था। इस मोर्चे पर वो अब पूरी तरह निडर और निश्चिंत था। अब उसे सुबह शरीर पर तेल मलकर इत्मीनान से नहाने का वक्त मिलता था। अब वो जब खाने की थाली पर बैठता तो उसे महसूस होता कि वो क्या खा रहा है और दाल में नमक मिर्च का बैलेंस सही है या नहीं। जिस रास्ते को उसने अब तक सुरक्षित और सुकून भरा समझकर चैन की सांस ली थी, उसी रास्ते से अचानक मुसीबतों का एक ऐसा तूफान आया जिसने उसे जड़ से हिलाकर रख दिया। टिफिन के बाद अचानक स्कूल के सेक्रेटरी ने उसे अपने केबिन में बुलाया। सेक्रेटरी ने बिना किसी भूमिका के सीधे वार किया। तिनकड़ी बाबू, हमारे इस छोटे से स्कूल में अब आपके लिए कोई जगह नहीं है। आपकी कार्यशैली यहाँ फिट नहीं बैठ रही। आप कहीं और कोशिश करें। लिखित नोटिस आपको मिल जाएगा। फिलहाल आप मेरा ये मौके का आदेश ही अंतिम समझें। तिनकड़ी को लगा जैसे उसके पैरों तले की जमीन अचानक धंस गई हो और वो किसी गहरे पाताल में गिर रहा हो। उसकी आंखों के सामने एक घना काला पर्दा छा गया। वो हकलाते हुए बोला, पर सर, अब तो मैं कभी लेट भी नहीं होता। सेक्रेटरी ने उसे बीच में ही टोकते हुए तंज कसा। अरे भाई, लेट लतीफ़ी तो फिर भी ठीक थी, ये तो लेट लतीफ़ी का भी बाप है। क्लास में पढ़ाई लिखाई का नामो निशान नहीं है। अगर कुछ दिन और आपको क्लास दी गई तो बच्चे क ख ग भी भूल जाएंगे। तिनकड़ी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। जी मैं। सेक्रेटरी ने हाथ के इशारे से उसे चुप कराया। जाइए जाइए, अब सफाई देने की कोशिश मत कीजिए। आजकल के ज़्यादातर मास्टर साहेबान कामचोर तो होते ही हैं, पर फिर भी 8 आना काम करते हैं और 8 आना काम चोरी। लेकिन आप तो पूरे 16 आना काम चोरी कर रहे हैं। मुझे खबर मिली है कि आप क्लास में बुत बनकर बैठे रहते हैं और खाली आंखों से आसमान की ओर ताकते हुए ना जाने क्या सोचते रहते हैं। महीने दर महीने स्कूल का पैसा अपनी जेब में डालकर आध्यात्मिक चिंतन करने की ये सही जगह नहीं है। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक पागलों की तरह भागदौड़ और हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद भी तिनकड़ी महीने के 15,000 रुपए भी नहीं कमा पाता था। उस मामूली रकम का भी 1/3 हिस्सा तो कमरे के किराए में चला जाता था। बाकी बचे चंद रुपयों में कोलकाता जैसे महंगे शहर में 5-7 आश्रितों का पेट कैसे भरेगा, ये चिंता बेशक आध्यात्मिक तो नहीं थी, लेकिन ये परम और आर्थिक जरूर थी। इसमें रत्ती भर भी संदेह की गुंजाइश नहीं थी। सेक्रेटरी साहब के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उन्होंने अपनी नजरों का सारा जहर तिनकड़ी पर उड़ेलते हुए आखिरी वार किया। तिनकड़ी बाबू, इस बार की परीक्षा का रिजल्ट ही दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। उसी से पता चल जाएगा कि आप क्लास में कितनी मेहनत से पढ़ाते हैं। तिनकड़ी स्कूल की 3री, 4थी और 5वीं क्लास में हिंदी पढ़ाता है। आज जब एग्जाम का शेड्यूल नोटिस बोर्ड पर लगा तो उसकी धड़कनें तेज हो गईं। शेड्यूल के मुताबिक इन तीनों क्लास की हिंदी परीक्षा शशांक बाबू लेने वाले थे। आने वाला ये इम्तिहान तिनकड़ी के लिए किसी डरावने सपने यानी नाइटमेयर जैसा बन गया था। जो डर और घबराहट आमतौर पर फेल होने वाले छात्रों को होती है, वही सिहरन आज इस टीचर के रोम रोम में दौड़ रही थी। वो अच्छी तरह जानता था कि ज्यादातर लड़के फेल हो जाएंगे। पैसों की तंगी और घर की अंतहीन मुसीबतों ने उसे इतना तोड़ दिया था कि जिसे खुद को संभालने का वक्त न मिले, वो भला छात्रों की पढ़ाई पर क्या खाक ध्यान देगा। अंतर चिंता यानी पेट की भूख की आग जिसके मन में 24 घंटे जलती हो, उसके पास किसी और चिंता के लिए जगह कहाँ बचती है। अचानक तिनकड़ी को अपने छात्रों पर ही गुस्सा आने लगा। माना कि वो ठीक से नहीं पढ़ा पाया, पर वे लड़के खुद घर पर क्यों नहीं पढ़ते? उनमें से ज्यादातर के घरों में तो होम ट्यूटर, मास्टर लगे हुए हैं। अगर उनके घर के टीचर ही ढंग से पढ़ा देते तो भी बात बन जाती, पर आखिर में गाज तो इसी नंद घोष पर गिरेगी।
महीने के उन चंद रुपयों में वो अपनी जान की आहुति और कितनी देगा? पूरे दिन की भाग दौड़ में स्कूल के ये 5 घंटे ही थे जहां उसके थके हुए शरीर को थोड़ी राहत मिलती थी, पर उसका मन तो वहां भी शांत नहीं रहता था। लिहाजा रिजल्ट का जो होना था वही होगा। कुछ दिन और बीत गए। अगले सोमवार से स्कूल की छुट्टी के बाद यानी शाम 4 बजे से छोटी क्लासों की परीक्षा शुरू होने वाली थी। तिनखड़ी स्कूल की दहलीज से बाहर निकला और तेज कदमों से निहार बाबू के घर की ओर चल पड़ा। पिछले 2 दिनों से उसने वहां ट्यूशन नहीं पढ़ाई थी। ऐसा उसने जानबूझकर नहीं किया था, बल्कि निहार बाबू ने खुद ही मना किया था, बच्चे अपनी बुआ के घर जा रहे हैं, 2 दिन मत आना। अब तिनकड़ी को यह खबर लेनी थी कि बच्चे वापस लौटे या नहीं, पर इससे भी बड़ा एक जरूरी काम था, पैसों का इंतजाम। पिछले महीने की सैलरी के 3,000 रुपए उसे अब तक नहीं मिले थे। इस महीने के भी 14-15 दिन बीत चुके थे। निहार बाबू ने कहा था कि जब बच्चे लौट आएंगे तब वे पिछला बकाया दे देंगे। तिनकड़ी का दिल बैठा जा रहा था। अगर आज पैसे नहीं मिले तो अनर्थ हो जाएगा। 2 महीने का कमरा किराया पेंडिंग पड़ा था। परचून की दुकान वाले को कम से कम 1,500 रुपये नहीं दिए तो वहां दोबारा मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। उसे उम्मीद थी कि निहार बाबू बहुत ही सज्जन इंसान हैं। अगर वे आज के बकाया के साथ इस महीने के एडवांस के तौर पर कुल 4,000 से 5,000 रुपये मांग लें तो शायद वे दे दें। इससे वे आने वाले संकट के इस जोरदार धक्के को किसी तरह झेल पाएगा। सोच विचार के भंवर में फंसा तिनकड़ी मास्टर जब निहार बाबू के घर के सामने पहुंचा तो उसे वातावरण में एक अजीब सी खामोश हलचल महसूस हुई। बैठक यानी ड्राइंग रूम का दरवाजा आधा खुला था और अंदर 5-6 लोग किसी गंभीर चर्चा में उलझे थे। उनमें संगीत सिखाने वाले सत्या बाबू भी मौजूद थे, जो निहार बाबू के बेटियों को हर शाम गाना सिखाने आते थे। तिनकड़ी को देखते ही सत्या बाबू ने एक फीकी और दर्द भरी मुस्कान के साथ पूछा, क्यों मास्टर साहब, आपके हिस्से में कितनी चपत आई? तिनकड़ी को उनकी ये पहेली समझ नहीं आई। वह हक्का बक्का खड़ा रहा। सत्या बाबू ने बात साफ करते हुए कहा, अरे भाई, आपका भी कुछ बकाया होगा ही। समझ लीजिए कि डूब गया। हमारे निहार बाबू तो फरार हो गए। फरार? कौन? निहार बाबू? तिनकड़ी का दिमाग चकरा गया। उसने मन ही मन खुद से ये प्रश्न किया और कुछ पलों तक सत्यबाबू के चेहरे को फटी फटी नजरों से ताकता रह गया। वो जैसे जड़ हो गया था। तभी एक सज्जन ने, जो उस मकान के मालिक थे और भवानीपुर में रहते थे, एक लंबी और ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, हाँ, आप लोगों का तो फिर भी 10-15 हजार का मामला है। मेरे तो साहब 3 महीने का किराया डगार गए। सीधे सीधे 60-70 हजार की चपत लगी है। पहेली अब सुलझ चुकी थी। तिनकड़ी को समझ आ गया था कि उसके तथाकथित सज्जन निहार बाबू ने अपनी सज्जनता का मुखौटा उतार फेंका है और मकान मालिक सहित तमाम लेनदारों को ठेंगा दिखाकर रातों रात गायब हो गए हैं। कोलकाता जैसे महानगर में ये कोई नई बात नहीं थी, रोजाना का किस्सा था, पर तिनकड़ी के लिए ये किसी कयामत से कम नहीं था। अचानक तिनकड़ी की आंखों के सामने पीले रंग के फूल खिलने लगे, यानी उसे चक्कर आने लगे। उसके शरीर की सारी ताकत जैसे खत्म हो गई और वो बेदम होकर खिड़की की दहलीज पर गिर सा पड़ा। उसे लगा चूल्हे में जाए मकान मालिक के 60,000 रुपए। उसके पास तो लाखों की प्रॉपर्टी होगी, 60,000 से उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मेरा क्या? तिनकड़ी का शरीर जितना पस्त हो चुका था, उसका मन उससे भी कहीं ज्यादा टूट चुका था। पुरानी 2 ट्यूशन्स जहां से महीने के पक्के 3,000 रुपए मिलते थे, वो तो पहले ही छोड़ चुका था। अब ना इधर के रहे ना उधर के। उधर स्कूल की नौकरी भी तलवार की धार पर लटकी थी। मौत के इस उभनते महासागर में उसे अपने बचाव के लिए तिनके का सहारा भी नजर नहीं आ रहा था। उसे लगा कि अगर वो अभी डूब जाए तो शायद उस अथाह और शांत गहराई में उसे कुछ सुकून मिल सके। अब उसमें और लड़ने की हिम्मत नहीं बची थी। वो आखिर करे भी तो क्या? उस विशाल और अनंत आकाश के बोझ तले खुद को कुचला हुआ महसूस करते हुए तिनकड़ी मास्टर झुके हुए कंधों के साथ मोड़ पर स्थित एक चाय की दुकान में दाखिल हुआ। उसने बुझे हुए स्वर में कहा, 1 कप कड़क चाय देना। आज उसका मन घर लौटने का नहीं था। उसने सोचा कि थोड़ी देर पार्क में जाकर बैठेगा और शाम होते ही अपनी बाकी 2 ट्यूशन्स पढ़ाकर रात को सीधा घर लौटेगा। चाय की चुस्कियां लेते हुए तिनकड़ी ने काउंटर पर पड़ा उस दिन का अखबार अपनी ओर खींच लिया। पहले पन्ने पर बड़े बड़े अक्षरों में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन का पूरा ब्यौरा छपा था। उसने बड़ी बेरुखी और नफरत के साथ उस पन्ने को पलट दिया। अगले पन्ने पर हिटलर और चेम्बरलेन की बड़ी सी फोटो के साथ आने वाले महायुद्ध की डरावनी खबरें थीं। तिनकड़ी को लगा, बेकार है, पूरी दुनिया भाड़ में जाए या बची रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। खेल खिलाड़ी की खबरें बिल्कुल बकवास। भवाल सन्यासी केस मिट्टी में मिल जाए।
पूरे अखबार में अगर कुछ काम का और कीमती था तो वो था क्लासिफाइड, यानी नौकरियों वाला पन्ना। तिनकड़ी किसी भूखे शिकारी की तरह उस पन्ने पर अपनी नजरें गड़ाकर बड़े ध्यान से पढ़ने लगा। देर रात जब वो थका हारा घर पहुंचा तो उसकी पत्नी नंदरानी ने मुंह फुलाकर व्यंग्य भरे लहजे में पूछा, आज क्या स्कूल के बाद सीधे छुटकी के घर चले गए थे? ट्यूशन पढ़ाने शायद आज नहीं गए? छुटकी नंदरानी की ममेरी बहन का निकनेम था, जो उम्र में उससे 2-4 साल छोटी थी। तिनकड़ी की पहली शादी उसी से तय हुई थी, पर किसी वजह से वो रिश्ता टूट गया। उस हार ने तिनकड़ी को अंदर तक तोड़ दिया था। पहले तो उसने घर-बार छोड़कर सन्यासी बनने का फैसला किया और बाद में इसी स्ट्रेस में वो आईए की परीक्षा में फेल हो गया। इस बात को 10 साल बीत चुके थे, पर नंदरानी के मन में आज भी ये शक का कांटा चुभता था। उसे यकीन था कि तिनकड़ी आज भी उसकी बहन को भूल नहीं पाया है और जब भी मौका मिलता है अपने साढ़ू श्यामलाल के घर जा धमकता है। शायद इस बात में थोड़ी सच्चाई भी थी कि तिनकड़ी कभी-कभी श्यामलाल के पास जाता था, पर उन मुलाकातों में अब कोई पुराना आकर्षण या मोह बाकी नहीं था, वे महज औपचारिक थीं। तिनकड़ी के जवाब का इंतजार किए बिना नंदरानी फिर बोल पड़ी, कैसे हैं सब वहां? शाम शायद घर पर नहीं होगा, किसी काम से शहर से बाहर गया होगा। मुझे लगा आज रात तुम वहीं रुक जाओगे, इसलिए मैंने इस वक्त खाना नहीं बनाया। तिनकड़ी के होश उड़ गए। उसने चौंक कर पूछा, खाना नहीं बनाया? नहीं, नंदरानी ने रूखेपन से जवाब दिया। तो फिर बच्चों ने क्या खाया? तिनकड़ी की आवाज में चिंता थी। दोपहर का बचा हुआ बासी चावल था, वही सबने खा लिया। तुम तो वहीं से खाकर आयोगे ना? तिनकड़ी ने बुझे हुए स्वर में कहा। मैं वहां गया ही नहीं था। नहीं गए थे? नंदरानी ने हैरानी से पूछा। नहीं। तो फिर इतनी रात तक कहां? गुस्से, उदासी और एक भारी संजीदगी के साथ तिनकड़ी ने बात काटते हुए कहा, हाँ, स्कूल के बाद एक जरूरी काम से जाना पड़ा था। उसके बाद मैं अपने स्कूल के मौलवी साहब के घर गया था। नंदरानी ने फिर ताना मारा। मौलवी साहब के घर? हाँ, ये टोपी लाने के लिए। तिनकड़ी ने हाथ में पकड़ी एक फेस टोपी ताक शेल्फ पर रख दी। फिर उसने थके हुए हाथों से अपने पसीने में भीगे कपड़े बदले, गटगट करके एक लोटा पानी पिया और बिना कुछ बोले बिस्तर पर ढह गया। नंदरानी ने कमरे की लाइट बुझा दी और काफी देर तक खिड़की के पास बैठी बाहर के घने अंधेरे को ताकती रही। उसे न जाने क्या मलाल था। आखिरकार उसने फर्श के एक कोने में कंबल बिछाया और खामोशी से सो गई। उस रात अंधेरा गहराता गया, पर कमरे में मौजूद उन 2 इंसानों की आंखों से नींद कोसों दूर थी। एक की चिंता निजी थी, अपने पति को लेकर। उसके मन में शक के जहरीले नाग फन फैलाए बैठे थे। पति का किसी और औरत की तरफ झुकाव, वो पुराना अधूरा इश्क और पत्नी के साथ की जा रही ये निरंतर धोखाधड़ी। वहीं दूसरे की चिंता अस्तित्व की थी, इस बेरहम संसार को लेकर। तिनकड़ी मास्टर सोच रहा था कि वो अभाव और तंगी के इस क्रूर चक्रव्यूह से अपनी गर्दन कैसे बचाएगा। सुबह वाली दोनों ट्यूशन्स उसने एक मनहूस पल में छोड़ दी थीं। वहां के 1 महीने 10 दिन की पूरी सैलरी डूब चुकी थी। स्कूल की नौकरी भी अब आखिरी सांसें गिन रही थी। पूरे साल उसने क्लास में एक शब्द नहीं पढ़ाया था, इसलिए उसे पूरा यकीन था कि रिजल्ट आते ही सब के सब फेल हो जाएंगे। अब जो होगा देखा जाएगा। उसने तय किया कि कल सुबह उठते ही वो पार्क सर्कस जाएगा। सुबह का बस 1 घंटा और सीधे 5,000 रुपए। अगर ये काम मिल गया तो वक्त का पासा पलट जाएगा। रास्ता थोड़ा लंबा है, पर इतनी रकम मिली तो कम से कम ट्रैम का मंथली पास तो बन ही जाएगा। आप जरा यहां बैठिए, साहब बस 15 मिनट में आ रहे हैं। क्या वे सो रहे हैं? तिनकड़ी ने नर्वस होकर पूछा। जी नहीं, वे नहा गोसल रहे हैं। मैंने उन्हें आपके बारे में सब बता दिया है। पार्क सर्कस के एक शांत कोने में स्थित उस छोटे मगर बेहद सलीके से सजे हुए ड्राइंग रूम में तिनकड़ी एक आलीशान चेयर खींचकर बैठ गया। कमरे में हल्की सी इत्र और ताजगी की महक घुली थी। कुछ ही देर बाद लुंगी पहने एक मुस्लिम सज्जन कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने तिनकड़ी को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, तो आप उस ट्यूशन के सिलसिले में आए हैं? जी हाँ, बिल्कुल। तिनकड़ी ने अपनी आवाज को पूरी तरह औपचारिक और विनम्र बनाया। देखिए, मेरा बेटा अभी छोटा है, पढ़ाई भी अभी मामूली ही है, लेकिन आपको उसे बहुत ही लगन और बारीकी से पढ़ाना होगा। तिनकड़ी ने बहुत ही संजीदगी के साथ जवाब दिया, जनाब, ये तो कहने की बात ही नहीं है। दुनियावी काम में कोई भले ही लापरवाही कर दे, पर खुदा के काम में कोई कैसे चोरी कर सकता है? उस मालिक को धोखा देना नामुमकिन है। ये हुई ना बात। देखिए, बाजार में 3,000 रुपये फेंकने पर हजारों हिंदू मास्टर मिल जाएंगे, पर मैं पूरे 5,000 रुपये देने को तैयार हूं। उसका मतलब सिर्फ इतना है कि तिनकड़ी ने बीच में ही बात काटते हुए बड़े ही कॉन्फिडेंट अंदाज में कहा, जनाब,
आपको आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझ गया हूं। अगर आपकी मेहरबानी रही तो महीने भर के भीतर ही आप मेरे काम की तारीफ करने पे मजबूर हो जाएंगे। बहुत खूब। वैसे आपका नाम क्या है? सज्जन ने पूछा। तिनकड़ी ने बिना पलन झपकाए जवाब दिया, मोहम्मद इकबाल हुसैन। दोनों के बीच कुछ देर और बातचीत हुई और यह तय पाया गया कि इकबाल हुसैन अगले दिन से ही सुबह 7:30 बजे पढ़ाने आएंगे। सैलरी पक्की हुई, 5,000 रुपये। वापसी के सफर में ट्रैम की खिड़की वाली सीट पर बैठकर अतीत का तिनकड़ी और वर्तमान का इकबाल हुसैन अपनी कमीज की जेब से ट्यूशन का वो छोटा सा विज्ञापन निकालकर एक बार फिर पढ़ने लगा। 9 साल के एक बच्चे को सुबह 1 घंटा पढ़ाने के लिए एक मुस्लिम शिक्षक यानी ट्यूटर की जरूरत है। सैलरी 5,000 रुपये। महबूब रहमान, 36C, पार्क सर्कस। कल चाय की दुकान पर अखबार पढ़ते समय जब तिनकड़ी की नजर इस विज्ञापन पर पड़ी थी, तब उसने बड़ी चालाकी से सभी की नजरों से बचकर इसे फाड़ लिया था और अपनी जेब के हवाले कर दिया था। कुछ देर तक तिनकड़ी बिल्कुल खामोश रहा। उसका दिमाग किसी गहरे भंवर में उलझा था। अचानक उसने उस विज्ञापन को टुकड़े टुकड़े करके हवा में उड़ा दिया। उसके मन के भीतर भावनाओं का एक भयानक तूफान उमड़ रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसने आखिर ये क्या कर डाला है। घोर गरीबी और अभाव की बेरहम मार ने उसकी सोचने समझने की शक्ति छीन ली थी, जिससे वो दिग्भ्रमित होकर एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ा था जहां सिर्फ झूठ और फरेब था। अब जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह ग्लानि और शर्म से पानी पानी हो गया। उसके मन में बार बार रवींद्रनाथ टैगोर की उन प्रसिद्ध पंक्तियों की गूंज सुनाई देने लगी। विपत्ति में मैं कभी न डरूं, यही मेरी प्रार्थना है। दुख और संताप से भरे मन को भले ही सांत्वना न मिले, पर दुख पर मैं विजय पा सकूं, यही शक्ति दे। इन पंक्तियों ने उसके टूटते हुए हौसले को जैसे एक नई दिशा और मजबूती दी। उसने सोचा कि गरीबी के साथ इस कड़े संघर्ष में हार मानकर पीठ दिखाने के बजाय वो इस घायल और लहूलुहान शरीर के साथ जो लगातार जूझ रहा है, वही उसके जीवन की असली बहादुरी, वीरत्व है। अगर इस बहादुरी का कोई पुरस्कार ईश्वर के पास सुरक्षित है, तो वो पूरे गर्व के साथ अगले जन्म में अपनी सुख सुविधाओं का हिसाब पाई पाई जोड़कर खुदा से वसूल कर लेगा। गरीबी के विरुद्ध इस जंग में उसने कभी भी एक कमजोर इंसान की तरह गलत रास्ते का सहारा नहीं लिया था। लेकिन कल उस विज्ञापन को पढ़ने के बाद न जाने क्यों उसके मन में एक अनुचित और अजीब सा लालच जाग उठा। क्यों एक बेकाबू लालसा ने उसके मन को नचाना शुरू कर दिया। क्यों उसने झूठ बोलकर मौलवी साहब से वो फेस टोपी मांगी, और आखिर क्यों वो पार्क सर्कस की ओर दौड़ पड़ा ताकि मोहम्मद इकबाल हुसैन के नकली चेहरे के पीछे खुद को छिपा सके। इन सवालों के जवाब ढूंढते हुए उसे अपने भीतर एक बहुत ही तीखा और गहरा दर्द महसूस होने लगा। ट्रैम से उतरते ही मोड़ के पास उसे श्यामलाल मिल गया। श्यामलाल ने उसे देखते ही मजाक के लहजे में टोका, अरे भाई, अब तो आप बिल्कुल ईद का चांद गूलर का फूर हो गए हैं। आपके तो दर्शन ही दुर्लभ हैं। तिनकड़ी ने फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मरने की भी फुर्सत नहीं है भाई, तो बताओ भला तुम्हारे घर की तरफ चक्कर कैसे लगाऊं? काफी वक्त बीत गया है, सब खैरियत तो है ना? श्यामलाल ने चहकते हुए कहा, बड़ा अच्छा हुआ जो आप मिल गए। मैं भी दीदी को बोल ही रहा था कि आपका घर तो पास में ही है। एक दिन तिनकड़ी चौंक गया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। उसने पूछा, क्या तुम हमारे घर गए थे? वहीं से तो आ रहा हूं। श्यामलाल ने सहज भाव से कहा, दीदी बोल रही थी कि अकेले घर गृहस्थी का इतना झमेला है कि कहीं जा नहीं पाती, पर उन्होंने कहा कि आप तो अक्सर मेरे घर आते रहते हैं, तो मैंने भी मजाक में कह दिया कि हाँ, भाई साहब तो लगभग रोज ही आ रहे हैं। तिनकड़ी का कलेजा मुंह को आ गया। उसके अंदर जैसे कुछ टूट गया। हे भगवान, तू जब मारता है तो किस कोने से और कैसे वार करता है, इसे समझ पाना इंसान के बस की बात नहीं। श्यामलाल ने उसकी खामोशी देखी तो पूछा, भाई साहब आप चुप क्यों हो गए? तो तुम्हारी दीदी ने क्या कहा ये सुनकर? तिनकड़ी ने घबराते हुए पूछा। कुछ नहीं, वे चुपचाप किचन की तरफ चली गईं, पर दीदी का मुंह बिल्कुल उतरा हुआ था। क्या आप लोगों के बीच कोई झगड़ा हुआ है? कुछ औपचारिक बातों के बाद दोनों अपने अपने रास्तों पर निकल पड़े। तिनकड़ी जब अपने घर के पास पहुंचा तो उसने दूर से ही देखा कि काबुली सूदखोर महाजन हैदर खां खड़ा है। वो अपनी लंबी लाठी पर भार टिकाए किसी शिकारी की तरह इंतजार कर रहा था। आज रविवार था और वादे के मुताबिक पिछले महीने के ब्याज के 500 रुपए उसे आज बिना किसी बहाने के चुकाने थे। कई दिनों से तिनकड़ी उसे चूना लगा रहा था, पर आज मामला आर पार का था। उस लंबी लाठी को शायद हिलाया जा सकता था, पर हैदर खां के उस भीमकाय शरीर को टस से मस करना नामुमकिन था। तर्क वितर्क का समय नहीं था। जैसे ही तिनकड़ी पास पहुंचा, हैदर ने खड़कती आवाज में कहा, बाबू
2 घंटा से खड़ा है, रुपया लाओ। तिनकड़ी ने थूक गिला किया और अपनी स्मार्ट चाल चली। अरे भाई, मैं तुम्हारे ही ठिकाने जा रहा था। मुझे आज 1000 रुपये का लोन और चाहिए, बहुत ज़रूरी काम है। तुम उसमें से अपने ब्याज के 500 रुपये काट लो और बाकी 500 रुपये मुझे दे दो, समझे? हैदर का चेहरा खिल उठा। हिसाब की डायरी उसके पास ही थी। गली के कोने में ले जाकर उसने नया हिसाब लिखा और तिनकड़ी के हाथ में 500 रुपये थमाते हुए बोला, इस महीने से ब्याज का रेट बढ़ जाएगा, अब 650 रुपये लगेंगे। तिनकड़ी ने पैसे जेब में रखे और सोचा, अभी की मुसीबत टली, बात की बाद में देखी जाएगी। हैदर ने जाते जाते वार्निंग दी, पहले 4000 था, अब 5000 हुआ, समझे? घर में घुसते ही तिनकड़ी ने देखा कि नंदरानी का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ है। वो समझ गया कि श्यामलाल अपना काम कर चुका है। बुरे वक्त में जब अंधेरा चारों तरफ से घेरता है तो बिना बादलों के ही बिजली गिरती है। पर तिनकड़ी के लिए एक राहत की बात यह थी कि जब नंदरानी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था तो वो बात करना बिल्कुल बंद कर देती थी। आज उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था, इसलिए झगड़े का कोई डर नहीं था। तिनकड़ी ने चुपचाप हाथ मुंह धोया और खाना खाया। फिर काबुली से लिए पैसों में से कुछ हिस्सा लेकर घर से निकल पड़ा। कल से स्कूल के एग्जाम शुरू होने वाले थे। उसके क्लास के बच्चे फेल ना हों, इसके लिए थोड़ा मैनेजमेंट जरूरी था। मैनेजमेंट यानी शशांक बाबू जो परीक्षा लेने वाले थे, उन्हें खुश करना। सिर्फ मीठी बातों से काम नहीं चलने वाला था, इसलिए तिनकड़ी ने पहले ही एक प्लान बना लिया था। उसे किसी भी कीमत पर स्कूल की नौकरी बचानी थी। अगर यह नौकरी गई तो मुसीबतों के इस समंदर में उसकी जिंदगी की नाव पूरी तरह डूब जाएगी। तिनकड़ी सीधा बाजार की ओर मुड़ा। उसने अपनी जेब टटोलकर करीब 400 रुपए में 20 ताजे बतख के अंडे खरीदे और लगभग 200 रुपए में 1.25 किलो बेहतरीन खजूर वाली पाटली गुड़ की डली ली। इन थैलों को मजबूती से थामकर वो शशांक बाबू के घर जा पहुंचा। दरवाजा खुलते ही जब शशांक बाबू ने तिनकड़ी को इस होलिये में देखा तो वे थोड़े अचंभित हुए और बोले, अरे तिनकड़ी बाबू, ये सब क्या है? क्या मामला है? तिनकड़ी ने बड़े ही स्वाभाविक अंदाज में अंडों और गुड़ की थैली को कमरे के एक कोने में रखते हुए कहा, अरे दादा, मामला कुछ खास नहीं है, बस एक दोस्त गांव से ये सब लेकर आया था। अब समस्या ये है कि मेरी पत्नी ने एसिडिटी के लिए हाथ में कोई तांत्रिक मधुली बांध रखी है। उसने साफ कह दिया है कि किचन में अंडे नहीं घुसेंगे। अब मैं क्या करता? तो थोड़े अंडे साड़ू भाई के घर भिजवा दिए और बाकी आपके लिए ले आया। मुझे याद था कि आपको अंडे बहुत पसंद है, बस यही बात है। और सुना है कि खाली हाथ अंडे नहीं देते, इसलिए ये थोड़ी सी गुड़ की डली भी साथ ले आया। उनके गांव का गुड़ बहुत फेमस है, टेस्ट करके देखिएगा। इसके बाद इधर उधर की बातें होती रहीं। तिनकड़ी में असली मुद्दे का जिक्र तक नहीं किया। उसकी स्ट्रैटेजी यही थी कि मुख्य बात को बहुत ही कैजुअल तरीके से पेश किया जाए। आखिरकार बातों बातों में शशांक बाबू ने खुद ही कहा, कल से तो स्कूल के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। तिनकड़ी ने ठंडी सांस भरी और उठते हुए बोला, हाँ दादा, क्या बताऊं, पत्नी की बीमारी ने दिमाग खराब कर रखा है, कुछ सूझ नहीं रहा है। फिर जानने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बड़े ही अनौपचारिक लहजे में जोड़ा, शायद कुछ क्लासों की हिंदी का पेपर आपके पास ही है। देखिएगा दादा, बच्चे ज्यादा फेल ना हो। सेक्रेटरी साहब तो मुझ पर वैसे ही बहुत मेहरबान हैं, उन्हें जरा भी बहाना मिला तो मेरी खैर नहीं। तिनकड़ी ने ये शब्द इतने साधारण तरीके से कहे जैसे ये कोई बहुत मामूली बात हो। स्कूल पर आने वाले इस बड़े संकट के बीच अब तिनकड़ी को थोड़ा भरोसा मिला। उसने मन ही मन हिसाब लगाया कि इन 600 से 700 रुपयों के निवेश से उसकी नौकरी का 15 आना खतरा टल गया है। लेकिन कहते हैं ना, जब किस्मत खराब होती है तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। अगले दिन जैसे ही स्कूल में परीक्षा शुरू हुई, एक बड़ा उलटफेर हो गया। शशांक बाबू की जगह खुद सेक्रेटरी साहब क्लास में पेपर लेने आ धमकी। ये नज़ारा देखकर तिनकड़ी के होश उड़ गए। छानबीन करने पर पता चला कि तिनकड़ी की जिन 3 क्लासों का हिंदी एग्जाम होना था, उनका पेपर अब खुद सेक्रेटरी साहब लेंगे। पहले तो तिनकड़ी का मनोबल पूरी तरह टूट गया, वो एकदम पस्त हो गया। पर अगले ही पल उसके भीतर एक भयानक गुस्से ने जन्म लिया। वो बिल्कुल आर पार के मूड में आ गया। उसने ठान लिया कि जिन क्लासों की परीक्षा लेने का जिम्मा उसके पास है, वो एक तरफ से उन सभी लड़कों को फेल कर देगा। स्कूल की परीक्षाएं अब समाप्त हो चुकी थी। कई दिनों तक सन्नाटा ओढ़े रहने के बाद नंदरानी ने आखिरकार तिनकड़ी के साथ बातचीत शुरू कर दी थी। हालांकि उसकी बातों का लहजा अभी भी शिकायतों और पुराने जख्मों से भरा हुआ था। रसोई में बर्तन पटकते हुए उसने ताना मारा,
अगर उस छुटकी पर इतना ही प्यार उमड़ रहा था तो उसी से शादी कर लेते, मेरे गले क्यों पड़े? तिनकड़ी ने थके हुए स्वर में सफाई दी। नंद, उसके लिए मेरे मन में कोई फीलिंग्स नहीं है। मैं तो कभी कभार ही उनके यहां जाता हूं। झूठ मत बोलो, उस दिन श्याम ने खुद आकर अपनी आंखों देखी बताई थी कि मास्टर साहब तो लगभग रोज ही हमारे यहां हाजिरी देते हैं। तिनकड़ी का संयम अब जवाब देने लगा था। उसने बेबसी से कहा, घर की तंगी और अभावों की आग में मैं पहले ही जलकर राख हो रहा हूं। मेरे पास ये सब लव गेम खेलने का ना तो मन है और ना ही वक्त। तुम समझती क्यों नहीं हो नंद? बिना सोचे समझे बस मरे को और मारने वाली बात करती हो। खैर, एक जरूरी काम है। तुम्हारे हाथ की वो पुरानी सोने की चूड़ी रूली मुझे देनी होगी। जैसे ही थोड़े पैसे हाथ में आएंगे मैं तुम्हें बिल्कुल नए डिजाइन के कंगन बनवा दूंगा। नंदरानी का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने चिढ़कर पूछा, क्यों? अब अपनी उस छुटकी के लिए कुछ नया बनवाना है क्या? क्या बनवाओगे उसके लिए? तिनकड़ी का मन ग्लानि से भर गया। उसने सोचा, क्या मैं सन्यासी बन जाऊं? शायद तभी इस अंतहीन गरीबी और रोज रोज के क्लेश से छुटकारा मिलेगा। पर फिर उसे लगा कि भागना तो कमजोरी है और कमजोरी सबसे बड़ा पाप है। उसका फल तो अगले जन्म में भी भुगतना पड़ेगा। नहीं, मैं एक योद्धा की तरह हर दुख और यंत्रणा को बर्दाश्त करूंगा। कांटों को ही अपने गले का हार बना लूंगा। भगवान भी मुझे अमर करके कष्ट नहीं दे सकते। एक दिन तो उन्हें मौत देनी ही होगी। पिछले जन्म में शायद बहुत से गलत काम किए होंगे जिसका नतीजा इस जन्म में भुगत रहा हूं, पर इस जन्म में अब कोई ऐसा पाप नहीं करूंगा जिससे अगला जन्म खराब हो। काफी मशक्कत के बाद उसने नंदरानी को समझाया कि उस चूड़ी को बेचे बिना अब कोई रास्ता नहीं बचा है। इनकम 98 और खर्चा रुपया है। ऊपर से आजकल लोग काम कराकर पैसे देने में भी चूना लगा देते हैं। 24 घंटे कोल्हू के बैल की तरह पिसने के बाद भी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं हो पा रहा था। नंदरानी ने तिनकड़ी की बातों का गहरा मतलब समझा या नहीं, ये कहना मुश्किल था, पर वो पत्थर बनी चुपचाप सब सुनती रही। परीक्षा खत्म हो जाने के कारण स्कूल में अब कोई खास काम नहीं बचा था। दोपहर के 2:30 बजे जब धूप थोड़ी मध्यम हुई तो तिनकड़ी स्कूल से निकलकर पास के एक पार्क में चला गया। वहां एक पेड़ की घनी छाया के नीचे बेंच पर बैठा एक युवक बड़े ध्यान से किसी पहेली को सुलझाने में लगा था। तिनकड़ी उसके बगल में जाकर बैठ गया और उत्सुकता से पूछा, भाई, ये किस चीज का चार्ट है? वर्ड पजल है, युवक ने जवाब दिया और झट से उसे मोड़कर अपनी जेब में छिपा लिया जैसे कोई गुप्त खजाना हो। तिनकड़ी ने फिर पूछा, अच्छा, क्या इसमें सच में कुछ इनाम मिलता है? अगर सॉल्यूशन बिल्कुल परफेक्ट हुआ तो जरूर मिलता है। क्या आपको कभी मिला है? मैं तो पहली बार ट्राई कर रहा हूं, पर बहुत से लोगों को मिला है और मिल रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि इस बार मुझे ही मिलेगा, क्योंकि मैंने जो शब्द भरे हैं उनमें एक भी गलती नहीं है। तिनकड़ी की आंखें चमक उठीं। अगर सब सही हुआ तो कितने मिलेंगे? युवक ने उठते हुए बड़े गर्व से बताया, बिल्कुल सही होने पर 1 लाख रुपए, एक गलती हुई तो 78,000, 2 पर 50,000 और 3 गलतियों पर 25,000 मिलेंगे। इतना कहकर वो युवक वहां से उठ गया और थोड़ी दूर एक खाली बेंच पर जाकर फिर से अपनी जेब से वो पजल निकालकर उसे पूरा करने में जुट गया। तिनकड़ी को जैसे अंधेरे में एक रोशन रास्ता मिल गया। 1 लाख रुपए, पूरे 100,000। उसे 1 लाख की जरूरत नहीं थी, बस 50,000 भी मिल जाएं तो उसका बेड़ा पार हो जाए। एक नई उम्मीद और जोश के धक्के ने उसके जर्जर और थके हुए हृदय को फिर से जिंदा कर दिया। वो तुरंत पार्क से बाहर निकल आया। मोड़ पर एक हॉकर बैठता था, पर दोपहर का वक्त होने के कारण वो गायब था। शाम 5 बजे आने वाला था। तिनकड़ी के भीतर अब जरा भी सब्र नहीं बचा था। वो तेज कदमों से चलता हुआ सीधे हैरिसन रोड के मोड़ पर पहुंचा और अपनी जेब के आखिरी चंद पैसों से माला गांधा नाम की पहेली पत्रिका खरीदी। रास्ते में आते आते उसने सरसरी नजर से पहेलियों को देखा। उसे लगा कि ये कोई बहुत रॉकेट विज्ञान नहीं है। अगर किसी के पास बेसिक नॉलेज, साधारण ज्ञान हो तो शब्दों की ये माला आसानी से गूंथी जा सकती है। भगवान न जाने किस बहाने से और किस कोने से अपनी दया बरसा दें। तिनकड़ी आज एक नए उत्साह और ऊर्जा के साथ लगभग दौड़ते हुए अपने घर वापस लौटा। शाम ढल चुकी थी, पर तिनकड़ी को वक्त का जरा भी होश नहीं था। वो शब्द श्रृंखला की उस मायावी दुनिया में पूरी तरह डूब चुका था। सॉल्यूशन ढूंढने में वो इतना मग्न था कि उसे अपने आसपास की आवाजें भी सुनाई नहीं दे रही थी। सर रल तारांकन, ब्रैकेट में हिंट था लज्जा। तिनकड़ी बुदबुदाया, ये तो पक्का सर्म ही होगा। त हिंट, जिससे लड़के डरते हैं। तिनकड़ी ने अपना माथा खुजलाया। लड़के आखिर किससे डरते हैं? मिल गया, मिल गया, भूत, भूत ही होगा। फिर वो रुक गया। पर बैंत भी तो हो सकता है। मास्टर साहब के बैंत से भी तो लड़कों को बहुत डर लगता है। खैर, इसे बात के लिए रखते हैं। ल स हिंट, उल्टा करने पर सीधा। तिनकड़ी मुस्कुराया, ये तो इधर से भी सीधा है।
अगर बीच में र लगा दूं तो बनेगा लरस और उल्टा कर दूं तो बनेगा सरल यानी सीधा। परफेक्ट। मैं तारांकन। हिंट, जो ये प्रतियोगिता निकाल रहे हैं उनका उद्देश्य बहुत ये है। तिनकड़ी सोचने लगा, उनका उद्देश्य महत या मंद, कौन सा सही बैठेगा? आखिर कोई खुद को बुरा यानी मंद थोड़े ही कहेगा, इसलिए मंद तो हो नहीं सकता। महत यानी नेक ही होगा। तारांकन। माँ। हिंट, जिस घर में ये न हो वो घर घर नहीं है। तिनकड़ी की आंखें चमक उठीं। ये तो पक्का रमा ही होगा, यानी लक्ष्मी। जिस घर में लक्ष्मी ना हो वो घर रहने लायक नहीं होता। रमा ही फिक्स होगा। लेकिन तिनकड़ी के मन में कोई शंका कौन थी? शाम पूरी तरह ढल गई और रात का अंधेरा घिराया। कमरे में मध्यम सी रोशनी वाला बल्ब जलाया गया। मोहल्ले के हर घर से शंख बजने की आवाजें आने लगीं। तिनकड़ी का मन समाधान के उस अथाह समंदर में गोते लगा रहा था। क्या बीमा हो सकता है? जीवन बीमा? आजकल तो इंश्योरेंस की बाढ़ आई हुई है। जिस घर में किसी का बीमा यानी इंश्योरेंस न हो वो घर आज के जमाने में घर कहलाने लायक ही नहीं है। लक्ष्मी या उसकी पूजा पाठ की फिक्र अब भला कौन करता है? बीमा ही सबसे लॉजिकल लग रहा है। तिनकड़ी का मन अब भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ था। वो गहरी और उलझी हुई चिंताओं के भंवर में गोते लगा रहा था। जब नंद रानी ने उसे रात के खाने के लिए आवाज दी तब तक रात के 10 बज चुके थे। बच्चे पहले ही खा के गहरी नींद में सो चुके थे। तिनकड़ी ने बेमन से 2 निवाले जल्दी जल्दी गले से नीचे उतारे और बिस्तर पर ढह गया। आंखें बंद थीं पर दिमागी मशीन ऑन थी। रमा होगा या बीमा, इन दोनों शब्दों के बीच उसके मन का द्वंद्व थमता ही नहीं था। तभी अचानक उसके दिमाग की बत्ती जली। एक और शब्द कौंधा, बामा। बामा यानी स्त्री। स्त्री के बिना भला घर घर कैसे हो सकता है? पर रमा यानी लक्ष्मी का लॉजिक भी तो कमजोर नहीं था। तिनकड़ी इन्हीं उलझनों को सुलझाते सुलझाते नींद की आगोश में चला गया। आधी रात का सन्नाटा पसरा था। हर तरफ खामोशी थी। बस ताक पर रखी छोटी सी अलार्म घड़ी की टिक टिक उस शांत अंधेरे को थोड़ा सजीव बनाए हुए थी। अचानक तिनकड़ी के एक जोरदार चिल्लाने से नंदरानी की नींद हराम हो गई। बामा, बामा, यही सही होगा, बिल्कुल पक्का। नंदरानी को लगा कि तिनकड़ी नींद में अपनी उसी पुरानी प्रेमिका छुटकी को याद कर रहा है, क्योंकि उसका असली नाम बामा सुंदरी था। नंदरानी गुस्से में उठकर बैठ गई। तिनकड़ी ने नींद में ही फिर से बड़बड़ाना शुरू किया, बामा, बामा, अब कहाँ जाएगी बचकर, आखिर पकड़ ही लिया। गुस्से, जलन और अपमान की आग नंदरानी के दिमाग में धधकने लगी। उससे अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। वो रसोई से एक बड़ा लोटा पानी भरकर लाई और सोते हुए तिनकड़ी के चेहरे, सिर और कानों पर पूरी ताकत से उंडेल दिया। तिनकड़ी हड़बड़ाकर उठ बैठा और घबराकर बोला, अरे ये क्या कर रही हो? पानी डाल रही हूं ताकि तुम्हारा भेजा ठंडा हो जाए। रात कटने दो, कल सुबह ही तुम्हारी उस बामा को घर लाने के लिए आदमी भेजती हूं। नंदरानी शायद दूसरा लोटा पानी लाने के लिए तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। तिनकड़ी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। उसने उठकर अपना सिर और मुंह पोंछा और चुपचाप फर्श के एक कोने में चटाई बिछाकर वहीं सिमट गया। अगली सुबह तिनकड़ी को अपनी पत्नी से जिस तरह की जिल्लत, ताने और उपहास झेलने पड़े उसका वर्णन करना मुश्किल है। वो सब कुछ खामोशी से सहता रहा और बिना कुछ खाए पिए सीधे स्कूल पहुंचा। जैसे ही उसने स्कूल में कदम रखा, हेडमास्टर ने उसके हाथ में एक सील बंद लिफाफा थमा दिया। तिनकड़ी ने सूखे गले से पूछा, सर ये चिट्ठी कैसी है? खुद पढ़कर देख लीजिए। तिनकड़ी ने कांपते हाथों से पत्र पढ़ना शुरू किया। पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। शरीर में एक अजीब सी झंझनाहट होने लगी और खून जैसे जम सा गया। वो अब खड़ा नहीं रह पा रहा था। उसने दीवार का सहारा लिया और पास पड़ी एक कुर्सी पर बेदम होकर गिर पड़ा। वो पत्र उसकी बर्खास्तगी का नोटिस था। ठीक उसी पल सेक्रेटरी साहब वहां आ पहुंचे। उन्होंने अपनी आवाज में रत्ती भर भी सहानुभूति लाए बिना कड़े लहजे में कहा, सैलरी वाले दिन आकर अपना हिसाब ले जाइएगा। कमेटी में अब कोई भी आपको रखने के पक्ष में नहीं है। आपकी उन 3 क्लासों के हिंदी रिजल्ट ने साफ कर दिया है कि लगभग सभी छात्र फेल हैं। इससे यह साबित होता है कि आप क्लास में कुछ भी नहीं पढ़ाते थे। और हाँ, जिन क्लासों की परीक्षा लेने की जिम्मेदारी आपकी थी वहां भी ज्यादातर बच्चे फेल हो गए हैं, जबकि वे अच्छे छात्र थे। उनके फेल होने का कोई लॉजिक नहीं बनता। इससे साफ है कि आपने पेपर चेक करने का काम भी पूरी एकाग्रता से नहीं किया। आपने बस खाना पूर्ति की है और बेगार टालने जैसा काम किया है। तो फिर अब आपको और कैसे? तिनकड़ी के लिए अब और कुछ सुनने की जरूरत नहीं थी और ना ही उसकी मानसिक स्थिति ऐसी थी कि वो एक शब्द भी और बर्दाश्त कर सके।
वो उसी वक्त स्कूल की दहलीज से बाहर निकल पड़ा। एक पल को मन में आया कि शशांक बाबू के घर जाए और अपना दुखड़ा रोए, पर अगले ही पल उसे ये ख्याल आया कि शशांक बाबू की नौकरी नहीं गई है, सिर्फ उसकी गई है। वो लड़खड़ाते कदमों से पार्क में पहुंचा और उसी पुरानी बेंच पर चित्त होकर लेट गया। अचानक उसे महसूस हुआ कि स्कूल की नौकरी का एक बहुत भारी बोझ उसके दिमाग से हट गया है। आज वो कितना हल्का महसूस कर रहा था, कितना आजाद। वो नीला आसमान, ये बहती हुई ताज़ा हवा, सूरज की रोशनी, ये पेड़ पौधे, चहचहाते पक्षी और भागते दौड़ते लोग जो कल तक उससे कोसों दूर चले गए थे, आज वे सब फिर से उसके पास लौट आए थे। आज उसके सामने एक बंधनहीन और असीमित आज़ादी थी। लेकिन जैसे ही उसने अपने पीछे मुड़कर देखा, इस आज़ादी का सारा सुख एक पल में कपूर की तरह उड़ गया। वहां पीछे एक दुखों से भरा क्रूर संसार खड़ा था, जिसने उसे अपनी मजबूत रस्सियों से जकड़ रखा था। उस रज्जू का एक सिरा थामे उसकी मजबूरियां मुंह बाएं खड़ी थीं। जब नौकरी रहते हुए घर का खर्च नहीं चल पा रहा था, तो अब क्या होगा? वह और ज्यादा नहीं सोच पा रहा था। वह बिल्कुल आर पार के मूड में आ गया। अब जो होगा सो होगा। वह अब और स्ट्रेस नहीं लेगा। उसने तय किया कि वो इन चिंताओं को अब अपने मन में जगह नहीं देगा, सब कुछ भूल जाएगा। अरे, वो पीले रंग की चिड़िया उड़कर उस पेड़ की डाली पर बैठी। वह कौन सा पेड़ है? कौवे बहुत चालाक होते हैं, लेकिन शायद चालाक नहीं, शैतान होते हैं। देखो कैसे दो कौवे आपस में झगड़ रहे हैं। कोयल भी उन्हें ठग लेती है, बिल्कुल हमारे सेक्रेटरी की तरह शैतान। वरना एक गरीब की नौकरी ऐसे कोई छीनता है क्या? धत, मैं फिर से वही सब सोच रहा हूं। तिनकड़ी झटके से उठकर बैठ गया। सामने से एक फेरी वाला जा रहा था। अरे भाई, क्या बेच रहे हो? मूंगफली इस तपती दोपहर में? नहीं बाबा, पैसे नहीं है, जाओ। तिनकड़ी फिर से गहरी सोच में डूब गया। अच्छा, पार्क के नारियल के पेड़ों के फल आखिर खाता कौन है? पक्का माली ही खाते होंगे। और वो मॉन्यूमेंट कितना ऊंचा है, आज तक गौर से देखा ही नहीं। तिनकड़ी फिर से बेंच पर लेट गया। शाम होने तक तिनकड़ी उसी बेंच पर बेजान सा पड़ा रहा। हजारों लोग आए और चले गए, पर उसने मुड़कर भी नहीं देखा और ना ही अपनी जगह से हिला। लोगों को लगा कि शायद वो कोई बीमार आदमी है, इसीलिए वे उसे छोड़कर दूसरी बेंचों पर जाकर बैठ गए। जब शाम का धुंधल का गहरा गया, तब वो धीरे धीरे उठा और पार्क से बाहर निकलकर सड़क के किनारे खड़ा हो गया। उस दिन बैरकपुर में घुड़दौड़ का बड़ा इवेंट था। सड़कों पर शहर की ओर लौटती हुई अनगिनत टैक्सियों और गाड़ियों का रेला लगा था। तिनकड़ी मास्टर किनारे चलते हुए सोच रहा था, एक दिन 5-7 हजार रुपए लेकर मुझे भी रेस खेलने आना चाहिए, पर पैसा मिले कहां से? सेक्रेटरी भाड़ में जाए, नौकरी चूल्हे में जाए। उस पहेली का जवाब बाम आ ही होगा। रमा तो किसी कीमत पर नहीं हो सकता। हर घर में लक्ष्मी रमा हो ये मुमकिन नहीं, पर हर घर में औरत बाम आ तो होती ही है, तो पक्का बाम आ ही। अरे अरे, ओ भाई बचो बचो, पौ पौ घिच्चा धड़ाम। सब खत्म। शायद वो आदमी मर गया, गाड़ी के पहियों के नीचे बुरी तरह कुचल गया है। देखते ही देखते वहां लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। शोर शराबे और चीख पुकार के बीच एक आवाज आई, ये तो पूरी तरह खत्म हो गया है। पर तभी दूसरी आवाज गूंजी, नहीं नहीं, अभी सांस चल रही है। बेचारा कोई अजनबी लगता है। अरे, वो नोटबुक शायद इसकी जेब से छिटक कर गिरी है। जरा खोल कर देखिए भाई साहब, अगर कोई नाम पता मिल जाए तो। हाँ, इस पर लिखा है श्री तिनकड़ी चक्र। इसके बाद 3 दिन बीत गए। किसके बाद? तिनकड़ी की मौत के बाद? नहीं, तिनकड़ी मरा नहीं था। उस दिन भीड़ में जिस शख्स ने कहा था कि सांस चल रही है, उसकी बात 16 आने सच निकली। तिनकड़ी का बचना किसी करिश्मे से कम नहीं था। पर इस पूरी घटना में सबसे अजीब बात यह थी कि उस लग्जरी गाड़ी का मालिक पुलिस के पहुंचने से पहले ही अद्भुत फुर्ती के साथ तिनकड़ी को अपनी गाड़ी में डालकर वहां से निकल गया था। भीड़ इतनी हक्की बक्की थी कि किसी को गाड़ी का नंबर नोट करने तक का ख्याल नहीं आया। गाड़ी का मालिक सुधीर बाबू शहर के एक नामी और बेहद रईस इंसान थे। उन्होंने घायल तिनकड़ी को सीधे बालीगंज स्थित अपने आलीशान बंगले पर पहुंचाया और शहर के 2 सबसे बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को बुलाकर इलाज शुरू करवा दिया। रात के 10 बजे के बाद जब तिनकड़ी को होश आया, तब सुधीर बाबू और उनकी पत्नी ने उससे घर का पता पूछा और तुरंत अपनी दूसरी गाड़ी से जाकर नंदरानी को ससम्मान अपने बंगले पर ले आए। अब 7 दिन गुजर चुके हैं। तिनकड़ी अब काफी हद तक रिकवर कर चुका है। वो कमरे के भीतर ही छोटे छोटे कदम बढ़ाकर इधर उधर टहल सकता है।
उसे शरीर के किस हिस्से में कितनी चोट लगी थी या कौन सी हड्डी पर कितना डैमेज था, अब इन तकनीकी बातों का कोई मतलब नहीं रह गया था। असल बात तो वही है, जाको राखे साइयां मार सके न कोई। हालांकि उसके एक पैर में चोट थोड़ी ज्यादा गहरी थी, जिसकी वजह से वो अभी हल्का सा लंगड़ा कर चलता है, पर डॉक्टरों का कहना है कि 1-2 महीने की फिजियोथेरेपी के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोपहर के ढलते सूरज की नर्म रोशनी कमरे में फैली थी, जहां सुधीर बाबू और अन्य लोग तिनकड़ी की सेहत और उसके भविष्य पर चर्चा कर रहे थे। सुधीर बाबू की आंखों में देखते हुए तिनकड़ी ने एक लंबी सांस छोड़ी और बुझे हुए मन से कहा, मैं तो इन तमाम दुखों, तकलीफों और अभावों की जलती हुई आग से बचने के लिए मौत की ओर बढ़ रहा था। सुधीर बाबू, आपने मुझे बचाकर और वापस उसी कांटों भरे रास्ते पर लाकर न जाने मेरा क्या नुकसान कर दिया है। सुधीर बाबू के चेहरे पर एक ग्रेसफुल और सुकून भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने मजाक के लहजे में कहा, पर भाई, उस पहेली का जवाब बाम आ तो किसी कीमत पर नहीं होता। मैं तो बस आपको अपने वे चंद पैसे और उम्मीदें बर्बाद करने से बचा रहा था। अगले कुछ दिनों में तिनकड़ी लगभग पूरी तरह रिकवर हो गया। उसके पैर की चोट का दर्द भी अब काफी कम था, लेकिन जैसे जैसे शरीर स्वस्थ हो रहा था, उसके पुराने जख्म यानी घर की अंतहीन चिंताएं फिर से एक एक करके उसके मन में जमा होने लगी। 3 महीने का कमरा किराया पेंडिंग है। परचून वाले प्रसन्न मोदी की दुकान का उधार ना जाने कितना बढ़ गया होगा, मैं तो हिसाब तक भूल गया हूं। काबुली सूदखोर हैदर खान ना जाने कितनी बार दरवाजे पर लाठी ठोक कर जा चुका होगा। स्कूल की नौकरी की अब कोई उम्मीद नहीं बची, और बाग बाजार वाली वो ट्यूशन भी। तभी सुधीर बाबू कमरे में दाखिल हुए और तिनकड़ी को सोच में डूबा देख चुटकी ली। क्यों मास्टर साहब, अभी भी वही उलझन, बाम आ होगा या रमा? तिनकड़ी ने अपनी फीकी और चमकहीन आंखों से सुधीर बाबू की ओर देखा और रुंधे हुए गले से बोला, उसी पहेली के चक्कर में तो मैं मौत के दरवाजे से जिंदगी की ओर खिंचा चला आया था, पर आपने ये सब अरेंजमेंट करके मुझे फिर से मेरे उसी पुराने और दुख भरे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है। सुधीर बाबू ने बड़ी चतुराई और क्लासी अंदाज में जवाब दिया, अरे भाई, मैंने ये सब किसी लालच के बिना नहीं किया है। मेरा अपना एक स्वार्थ है। मुझे अपने कलकत्ता वाले इस बंगले की देखरेख और हिसाब किताब संभालने के लिए एक लंगड़े आदमी की तलाश थी। मैंने पहले भी कई फिट लोगों को काम पर रखा, पर जैसे ही मौका मिलता वे पैसे और कीमती सामान लेकर 9-2-11 हो जाते थे। पर आपके साथ ये रिस्क नहीं है, आप भाग नहीं पाएंगे, और अगर कोशिश भी की तो मैं आपको तुरंत पकड़ लूंगा। तिनकड़ी की आंखों में हैरानी थी। उसने पूछा, तो टिया आप मुझे ही इस काम पे रखेंगे? बहाली तो मैंने उसी दिन कर दी थी जिस दिन आप यहाँ आए थे, पर देखिए, मैं सैलरी बहुत ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। रोज के लगभग 300 रुपए, यानी महीने के 9,000 रुपए। इसके अलावा आपको और आपकी फैमिली को यहाँ रहने के लिए एक शानदार क्वार्टर मिलेगा, और आप सबका खाना पीना मेरी तरफ से होगा। क्यों, मंजूर है? खुशी और कृतज्ञता के मारे टीमकड़ी की आंखों में आंसू भर आए। उसे लगा जैसे अंधेरी सुरंग के बाद अचानक रोशनी की कोई बड़ी किरण दिख गई हो। सुधीर बाबू अपनी बात जारी रखते हुए बोले, पर हाँ, मैं कोई फॉर्मल अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दूंगा। उसके बदले मैं आपको कुछ एडवांस दे रहा हूं। लीजिए, इसे पकड़िए। सुधीर बाबू ने नोटों की एक गड्डी तिनकड़ी के हाथ में थमा दी और बोले, पूरे 1,25,000 रुपए। पर याद रखिए, मैं ये दान नहीं दे रहा हूं, और मैं वैसा आदमी हुई नहीं। इसके लिए आपकी सैलरी से हर महीने कुछ हिस्सा काट लिया जाएगा। जाइए, अपने सारे पुराने कर्ज और उधार चुकता कर दीजिए। तिनकड़ी के सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा। वो घुटनों के बल बैठकर रो पड़ा, पर ये आंसू दुख के नहीं बल्कि सुकून के थे। सुधीर बाबू ने कमरे से बाहर निकलते हुए मजाक में कहा, वैसे मास्टर साहब, ऐसा नहीं है कि पहेली में बाम आ नहीं हो सकता। बाम आ और रमा यानी पत्नी और लक्ष्मी दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। कमरे के एक कोने में सिमट कर बैठी नंदरानी अपने घूंघट के पीछे से धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। हालांकि उसकी आंखों के कोर भी आज गीले थे। समाप्त।